अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है? और क्या एक बार फिर मशरक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़कने वाले हैं? अगर अमेरिकी मीडिया में होने वाली हालिया कवरेज पर नजर डाली जाए तो वाकई ऐसा ही लगता है कि अमेरिकी सदर का सब्र जवाब दे चुका है और वो एक बार फिर ईरान के खिलाफ तबले जंग बजाने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती मीडिया हो या मुखालिफ, सब ही इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली जंग बंदी खत्म होने वाली है। गुज़िश्ता रोज फॉक्स न्यूज ने अपनी खबर में यहां तक दावा किया कि अमेरिका मुमकिन तौर पर पीर से ईरान पर नए हमले शुरू कर सकता है। इसी तरह बज़ाहिर अमेरिकी सदर के जेर अताब रहने वाला CNN भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट दे रहा है। गुज़िश्ता रोज CNN की टीम को ईरान में खुसूसी कवरेज की इजाजत दी गई, जिसने तेहरान में उस तबाहशुदा पुल का दौरा किया जिसे अमेरिकी तैयारों ने निशाना बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मजीद तंसीबात को भी निशाना बनाने का इरादा रखता है। CNN टीम के मुताबिक तेहरान का माहौल यह जाहिर कर रहा है कि अमेरिका के साथ जंग बंदी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। एक और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यह खबर दी है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप जुमे के रोज चीन से वापस लौटे तो उन्हें ईरान से मुतालिक अहम फैसलों का सामना था, क्योंकि उनके आला मुअव्विनीन ने ऐसे मंसूबे तैयार कर लिए हैं जिनके तहत अगर ट्रंप तातुल तोड़ने के लिए मजीद बमबारी का रास्ता अख्तियार करें तो दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू की जा सकती हैं। मुअव्विनीन के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक अपने अगले इक़दामात के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। अखबार के मुताबिक कुछ ममालिक के हुक्काम एक समझौता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके तहत ईरान अपना हुर्मुज को दोबारा खोल दे ताकि ट्रंप इसे अपनी कामयाबी करार दे सके और अमेरिकी अवाम को कायल कर सके कि ईरान में महंगी और मुहलक फौजी मुहिम कामयाब रही। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजीद कहना है कि ट्रंप को इस जंग के हवाले से मुख्तलिफ दबाव का सामना है। अगरचे यह जंग उनके लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह बनती जा रही है और वो अक्सर इससे निकलने के ख्वाहां दिखाई देते हैं, लेकिन वो अब तक वो हदफ हासिल नहीं कर सके जो वो इस जंग का बुनियादी मकसद करार देते रहे हैं, यानी ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना। पेंटागन इस इम्कान के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे गुज़िश्ता माह जंग बंदी के ऐलान के बाद रोक दिया गया था, आइंदा दिनों में दोबारा शुरू किया जा सकता है, चाहे किसी नए नाम के साथ ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया की इन रिपोर्ट से कतई नजर अमेरिकी सदर फिलहाल जंग में वापस जाने से मुताल्लिक खुलकर इजहार नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी अपने दौरा चीन को इंतहाई कामयाब समझते हैं, जिसमें बिलखसूस चीनी हुक्काम की जानिब से ईरान से मुतालिक उनके मौक़िफ़ की हिमायत को बड़ा ब्रेक थ्रू गर्दाना जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह वाज़ेह किया है कि तमाम चीजें एक बार फिर अच्छी होने वाली हैं। अपना हुर्मुज भी खुल जाएगा जबकि तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। इसके अलावा अमेरिकी सदर अभी भी पाकिस्तान की सालिसी के किरदार से मुतमईन हैं और पुरुमीद हैं, जिनके बकौल पाकिस्तान के कुछ अच्छे लोगों ही की वजह से उन्होंने ईरान के खिलाफ हतमी हमलों से इज्तनाब किया, क्योंकि ईरान के साथ डील का इम्कान अभी भी मौजूद है। इसी तनाजुर में आज एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी एक गैर एलानिया दौरे पर ईरान पहुंचे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने हफ्ते को रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के हुकाम से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंचे हैं। रिपोर्ट में सिफारती ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इस गैर एलानिया दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ईरानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इससे कबल 16 अप्रैल को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा तेहरान के 3 रोजा दौरे पर भी गए थे। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से भी मुज़ाकरात से मुतालिक मस्बत सिग्नल सामने आ रहे हैं। ईरानी खबरसां इदारे फारस न्यूज की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जब यह सवाल किया गया कि अमेरिकी सदर ने ईरान की तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया है, जिस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तस्दीक की कि ईरान को अमेरिका की जानिब से ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं जिनमें मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है। अराग़ची ने मजीद कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अकल और दानिश व्हाइट हाउस में वापस लौट आएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर के मौक़िफ़ में रचक बीत देखी गई है जब उन्होंने कहा कि अगर ईरान 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम रोक दे तो एक मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। अमेरिकी सदर के इस निस्बतन मस्बत मौक़िफ़ को हालिया दौरा चीन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन चीन की जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह हिमायत सामने नहीं आई। ताहम अमेरिकी हुक्काम दावा कर रहे हैं कि चीन ने ईरान के मामले में पीछे हटने का इशारा दिया है। अमेरिकी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा माइकल वॉट्स ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से मुतालिक अपने मौक़िफ़ में नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और अपना हुर्मुज पर टोल टैक्स न लगाने पर भी इत्तफाक किया है। तहम ईरान बज़ाहिर इस तरह के
किसी दबाव में आने को तैयार नहीं और अपना हुर्मुज पर अपने कंट्रोल को मजीद मुस्तहकम कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है, जिसे जल्द पेश किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अपना हुर्मुज में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वाराना निजाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तजारती जहाज मुस्तफीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी और यह रास्ता नाम नेहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर ने कहा है कि अपना हुर्मुज से मुतालिक सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। चीनी सफीर की बकौल इस वक्त दोनों फरीकैन को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन की जानिब से यह बयान सामने आया है कि अमरीका अपना हुर्मुज से मुतालिक एक मुसव्वदा करारदाद के लिए वसी बैनुल अक़वामी हिमायत की जारी तस्वीर बना रहा है और इस करारदाद के शरीक ममालिक को किसी भी नई कशीदगी के खिलाफ खबरदार किया है। ईरानी मिशन ने आज एक्स पर जारी बयान में कहा कि अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि अमरीका अपनी सियासी तौर पर मुतअस्सिबाना और यकतरफा मुसव्वदा करारदाद के मुबैना शरीक ममालिक की तादाद को इस्तेमाल करते हुए अपनी जारी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए वसी बैनुल अक़वामी हिमायत की झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है और खित्ते में मजीद फौजी मुहिम जोई की राह हमवार कर रहा है। मिशन ने मुमकिन नई कशीदगी के खिलाफ भी खबरदार किया और इसके शरीक ममालिक को जिम्मेदार ठहराया। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर अमरीका किसी नई कशीदगी को जन्म देता है तो तमाम शरीक ममालिक वाशिंगटन के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी सतह पर इसके नताइज के जिम्मेदार होंगे। कोई भी सियासी बहाना या सिफारती पर्दा उन्हें अमरीकी जारहियत को सहूलत देने, मुमकिन बनाने और इसे कानूनी जवाब देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं कर सकता। जहां ईरान अपने खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की सूरत में खित्ते में मौजूद ममालिक को एक बार फिर खबरदार कर रहा है, वहां इन ममालिक की जानिब से भी इस बार दो टोक रद्द-ए-अमल देने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बढ़ती कशीदगी अपनी इंतहाओं को पहुंच रही है। यूएई की वजारत खारजा ने आज एक सख्त बयान जारी करते हुए अपनी खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के अज़्म का इयादा किया है। हफ्ते को वजारत खारजा के एक्स अकाउंट पर जारी बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ मिलकर खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए अपने मजबूत मौक़िफ़ का दोबारा इयादा किया है, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के असरात से खित्ते के अवाम को महफूज रखने के उसके पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से यूएई और खित्ते के दीगर ममालिक को निशाना बनाने वाले बिला इश्तियाल हमलों और धमकियों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की, जिनमें तकरीबन 3000 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन यूएई की जानिब दागे गए। वजारत ने वाज़ेह किया कि यूएई किसी भी खतरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए अपने मुकम्मल खुद मुख्तार कानूनी, सिफारती और अस्करी हुकूक महफूज रखता है। वाज़ेह रहे कि यूएई और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाव की सूरत में इंडिया को भी सिफारती धचका मिला, जब गुज़श्ता रोज खत्म होने वाली ब्रिक्स ग्रुप का कोई एलामिया जारी न हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बामी इख्तलाफात के बायस ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया और मुश्तरका एलामिया जारी करने में भी नाकामी हुई। ईरान ने उभरती हुई मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स से मुतालबा किया कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग की मजम्मत करे, जबकि अमरीका के इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान ने अपने खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया। दूसरी जानिब दीगर खलीजी ममालिक भी अपना हुर्मुज को खोलने और पाकिस्तान की सालसी में एक बार फिर मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दे रहे हैं। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बैनुल अक़वामी गुज़रगाहों में जहाज रानी की आज़ादी की हिफाजत की जरूरत पर जोर दिया है। सऊदी वज़ीर खारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी सालसी की हिमायत का इयादा भी किया है, जबकि ईरान दिफाई के साथ साथ सिफारती तौर पर भी अमरीका की हैसियत और क़ुव्वत को चैलेंज करने लगा है। अमरीकी सदर के हालिया दौरा चीन को भी ईरानी हुक्काम बज़ाहिर एक नाकाम दौरा करार दे रहे हैं। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं रही। एक बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल और नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका है, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो के खिलाफ अमरीकी सदर के बयानात और उस पर उनके जवाब को मौजूए बहस बनाया और पोप लियो की हिमायत में सामने आए। ईरानी सदर ने पोप लियो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। ये हमले झूठे बहानों के तहत
किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि अमरीका और इसराइल की पॉलिसियां न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा है। दूसरी जानिब आज ईरान की म्युनिसिपल हुकूमत ने हालिया जंग से होने वाली तबाही के नए आदाद शुमार शाया किए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर तबाही का इंकशाफ हुआ है। तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तर्जुमान ने बताया है कि शहर में कम अज कम 650 मुकामात पर हमलों के असरात रिकॉर्ड किए गए। तर्जुमान के मुताबिक हमलों में कम अज कम 1260 अफराद जमहक जबकि 2800 से जायद जख्मी हुए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हमलों के नतीजे में तकरीबन 51,000 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 10,733 गाड़ियां और 754 मोटरसाइकिलें भी तबाह हुई। मुतासरा गाड़ियों में तकरीबन 150 टैक्सियां भी शामिल हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों ने न सिर्फ इंसानी जानों का भारी नुकसान किया बल्कि तेहरान के बुनियादी ढांचे और शहरी जिंदगी को भी शदीद मुतासर किया है। गो के ईरान और अमेरिका के दरमियान फिलहाल जंग बंदी है और मुज़ाकरात भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, लेकिन साथ ही जंग दोबारा शुरू होने के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। ताहम एक और तनाज़े में जंग बंदी तो है, मुज़ाकरात भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां भी हो रही है। गुज़िश्ता रोज इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी 45 रोज के लिए बढ़ाई तो गई है, लेकिन इसराइल की जानिब से हमले भी जारी हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला हुआ, जिसके तहत तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जंग बंदी में तोसी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के जनूबी कस्बे पर इसराइली फजाई हमले में 6 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 3 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया जब दोनों ममालिक ने 45 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। तो मौजूदा सूरत हाल एक इंतहाई नाजुक और गैर यकीनी मरहले की इक्कासी करती है, जहां सिफारतकारी और फौजी तैयारी साथ साथ चल रही है। एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, जबकि दूसरी जानिब मैदान जंग का ऑप्शन भी पूरी तरह मौजूद है। असल खतरा किसी बड़े ऐलान में नहीं बल्कि किसी छोटे वाक़े या गलत अंदाजे में पोशीदा है, जो अचानक इस तवाज़ुन को तोड़ सकता है। खित्ते के ममालिक खुसूसन पाकिस्तान, चीन और खलीजी रियासतें इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रही है, क्योंकि उन्हीं की सिफारती कोशिशें इस कशीदगी को कम भी कर सकती हैं, और अगर नाकाम रही तो यही खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ भी जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, पर्टिकुलरली बात करेंगे वाशिंगटन में क्या माहौल है, और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो दौरा है ईरान का, इस पर मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वाशिंगटन में मौजूद सीनियर सहाफ़ी फैज़ुर रहमान साहब ने, जबकि आगे जाकर हमारे साथ मौजूद होंगे इस सारी सूरत हाल को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी अनस मलिक। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएगा कि अमरीकी मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पीर के रोज से शायद अमेरिका दोबारा से ईरान पे अटैक लॉन्च कर दे, लेकिन अमेरिकी सदर जो है वो फिलहाल ऐसे किसी भी हमले के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। बज़ाहिर आल्दो उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला भी पहुंचे हैं ईरान के दौरे पर, और वहां से भी सिग्नल यही आ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से मस्बत सिग्नल जो है वो मौसूल हुए हैं। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्या वाकईतन अमेरिका अगर बात नहीं बनती ईरान के साथ तो अगले हफ्ते कोई अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया समर, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, इस वक़्त ये कयास आराइयाँ हैं और ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स पे कह भी चुका हूँ कि ये इस वक़्त बहुत सी ऐसी कम्पीटिंग लॉबीज़ हैं वॉशिंगटन में, जो ये चाहती हैं कि वहाँ पर बाकायदा एक जंग का आगाज़ हो, और उसमें ज़ाहिर है जो इज़राइल लॉबी और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वॉशिंगटन में, और बहुत ही ज़ाहिर है ताकतवर लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके अहदाफ जो अब तक ऑलमोस्ट ढाई 3 महीने होने वाले हैं, तो उस जो अरसे में ये जो अहदाफ हासिल नहीं कर सके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिटैरिली ही हासिल किए जा सकते हैं। और ज़ाहिर है आप ये जो खबरें आप देख रहे हैं, उसी का शाखसाना है, उसी की एक कोशिश का एक जो आपको एक एफ़र्ट नज़र आती है। अच्छा, लेकिन इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त फ़रमाया है कि ट्रम्प साहब खुद बज़ाते खुद बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई दोबारा कोई हमले शुरू किए जाएँ, लेकिन इसका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दारोमदार खुद वहाँ की अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है और रीजनल जो प्लेयर्स हैं, जिसमें खुद गल्फ़ स्टेट्स हुई और ख़ुसूस सऊदी अरब का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। किरदार से मुराद ये नहीं कि वो चाहते हैं कि बॉम्बिंग हो, लेकिन जो भी फैसला होगा, उसमें ज़ाहिर है कि उनका एक बहुत बड़ा वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है कि सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि बाकायदा जंग हो। लेकिन आप जानते हैं कि यूएई जिसने अपने आप को पूरी तरह से इज़राइल और भारत के साथ अलाइन किया है,
उसकी पूरी कोशिश ये है इज़राइल की बैकिंग के साथ कि इस मामले को फ़ौजी तौर पर हल किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि चाइना के दौरे के बाद मेरा ख़्याल है सदर ट्रंप की एक और इस अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद उनका इज़ाफ़ा हुआ होगा कि इस मामले का हल कोई फ़ौजी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सूरत में आप एक पीसफुल एक हॉर्मुज़ को भी आप खोल सकते हैं और एक ओवरऑल पूरा एक रीजनल पीस उसी वक़्त हासिल हो सकता है जब तक कि दोनों तीनों पार्टीज़ तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान की मीडिएशन के ज़रिए एक टेबल पर बैठें और एक मामला तय करें और आप इसी के एक ये भी देख रहे हैं कि जो आपके जो वज़ीर दाख़िला हैं पाकिस्तानी इस वक़्त ईरान में मौजूद हैं। और 2 रोज़ का दौरा है, काफ़ी गैर मामूली बात है कि वो 2 रोज़ वहाँ पर क्या करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखा हुआ है और पूरी कोशिश यही है कि मामला अभी सीज़-फायर मेंटेन रखा जाए। लेकिन देखिए इसमें एक जो हिकमत अमली जो स्ट्रैटेजिक गोल है इस वक़्त ट्रम्प साहब और उनकी वॉर कैबिनेट का डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बाय द अदर लॉबीज़ वो ये चाहते हैं कि ब्लॉकेड को रखते हुए ईरान को इस बात पर मजबूर करें यानी वो एक इतना बड़ा एक इकोनॉमिक चोक हो उनके लिए कि वो खुद बजाय ये कि मिलिटरीली वहाँ एक उसमें कोई हल ढूँढने के, इस ब्लॉकेड के ज़रिए सही। वो मकासद हासिल करें। और इस वक़्त अब किस हद तक ईरान उस ब्लॉकेड को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी माशी सूरत-ए-हाल सही। देखिए हमारे सामने है। ज़ाहिर है उनकी करेंसी लेकिन ऑलमोस्ट ज़ाहिर है कोलैप्स जो कर चुकी ब्लॉकेड है। वाली जो हिकमत अमली है, वो तो एक लंबी हिकमत अमली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं शायद वो अब किसी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं और जो रिपोर्ट्स है न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आए हैं चाइना के दौरे से तो उनके सामने मुतअद्दिद ऑप्शन उनके जो मुशीर हैं उन्होंने रखे हैं। तो उनमें एक जंग का ऑप्शन भी है, बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो लग रहा है कि किसी जल्दी में डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखाई दे रहे हैं या वो इसको मज़ीद सस्टेन कर लेंगे प्रेशर को? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ज़ाहिर है बहुत से ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन असली जो बात है वो ये कि उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं है। तमाम हर ऑप्शन जो है एक बुरा ऑप्शन है, कुछ कमी-बेशी हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके ज़रिए वो इस मसले से, इस कॉन्फ्लिक्ट से जिनके उनका खुद अपना पैदा करदा एक मसला है, उन्होंने ही फैसला किया था जंग शुरू करने का, हमला करने का ईरान पर। तो उससे निकलने का कोई बेहतर ऑप्शन इस वक़्त उनके पास नहीं है। अच्छा, अब जो जल्दी की बात है, देखिए जल्दी की बात जो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो बात आपके सामने भी बात इससे पहले भी कही जा चुकी है कि यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइमलाइन्स ऐसी थीं, जिसकी वजह से सर ट्रम्प कुछ जल्दी में नज़र आ रहे थे, जो मिड टर्म के इलेक्शंस हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें एक बहुत बड़ा अंदेशा उनकी पार्टी को ये था कि रिपब्लिकन पार्टी उसमें हार जाएगी कांग्रेस के इलेक्शंस में और अगर डेमोक्रेट्स को अक्सरियत मिल जाती है, तो शायद सदर ट्रम्प दोबारा इम्पीच हों और बल्कि जी हाँ। उससे भी बड़ा उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन इस वक़्त जहाँ पर कुछ डोमेस्टिक हालात समर कुछ अब ऐसे हो चले हैं कि मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर कि रिपब्लिकन्स हार जाएँगे, वो कम हो चला है। डेमोक्रेट्स के जीतने के चांसेज़ अब थोड़े-से कम होते जा रहे हैं। तो अगर ये वाक़ईतन इनके पास अच्छी रिपोर्ट्स हैं और ये कुछ इनको लोग मिसगाइड ना करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि ब्लॉकेड ये जारी रखेंगे। उसकी वजह ये है कि उस ब्लॉकेड से बराह रास्त अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया और यूरोपियन जो ममालिक हैं, उनको ज़रूर बहुत बड़ा माशी नुकसान हो रहा है, ख़ुसूसन हमारे खित्ते में पाकिस्तान समेत। सही। बहुत ही बुरी सूरत-ए-हाल है। ठीक। लेकिन अमेरिका बज़ात खुद इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल में अभी नहीं आया है। तो ठीक। अगर वो आप देखें तो शायद जल्दी कह सकते हैं आप है, लेकिन इनको थोड़ा वक़्त मिला है। चाइना से ठीक। क्या बात हुई है, हमारे पास अभी कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं आया। चाइना ने बिल्कुल एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दिया है कि हम मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। ईरान के बारे में कोई मख़सूस बातें वहाँ से नहीं आई हैं, हाँ, तो तमाम इस बातें हवाले से सदर अमेरिका जो है ट्रम्प ने एक कही हैं। डिफरेंट पिक्चर जो है वो पेंट करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो जो चाइना है उसने जो है ईरान के मामले पे हुर्मुज़ के मामले पे अमेरिकी मौक़िफ़ को जो है वो सपोर्ट किया है। इसी सारी डेवलपमेंट को क्लोज़ली कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अनस मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अनस मलिक साहब वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब का दौरा है ईरान का, एक अनअनाउंस्ड और अनशेड्यूल्ड उनका दौरा है, कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा और क्या लग रहा है इस दौरे में क्या आपको डेवलपमेंट इसकी जो है वो इसमें एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? क्या कोई पैगाम रसानी है या उन्हें कन्विंस करना इस दौरे का मकसूद है, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से ये दौरा जो 2 रोज़ा दौरा है, आज वो पहुंचे हैं। सिकंदर मोमेनी जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला, उन्होंने उनको रिसीव किया है।
पहला तो इसका जो ऑफ कोर्स बायलैटरल रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और अब बारहा पाकिस्तान ने ये बात कही है कि कुछ उसकी जो पुष्पनाही जो है या कुछ जो सेफ हेवन्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर तेहरान ईरान की साइड पे भी एन्जॉय करते हैं दहशतगर्द अनासिर। एक तो वो वाला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ऑफ कोर्स पैगाम रसानी की हद तक है। फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं। अमेरिका में 25 मई की तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट कंसिडर की जा रही है, क्योंकि मेमोरियल डे आ रहा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का एक एड्रेस होना है। तो मेमोरियल डे से पहले कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई डील या एग्रीमेंट या मुआहिदा या मुसव्वदा उसके ऊपर वो ले जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जिसकी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं 2 बैक टू बैक चीज़ें हुई हैं। कुछ 24 घंटे पहले जो 20 ईरानी सीफेयरर्स थे, उनका रिलीज़ हुआ, वो अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगले जी हफ्ते हाँ। के अवाइल में वो चले जाएँगे। ईरानी साइड की इंसिस्टेंस के ऊपर वो पाकिस्तान को के हवाले किए गए। हालाँकि जो जहाँ तक मेरी इत्तिला है, अमरीकी साइड ने तो यहाँ तक ऑफ़र की थी कि वो तुर्किया के हवाले कर देते हैं, लेकिन ईरानी साइड का पाकिस्तान के साथ जो कम्फ़र्ट लेवल था मीडिएशन के हवाले से, हुँ। इसलिए पाकिस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर के हवाले किए गए। उनके पहले लॉजिस्टिक वहाँ सॉर्ट किए गए, फिर बज़रिया थाईलैंड वो आए, तो थाईलैंड के लॉजिस्टिक सॉर्ट किए गए और फिर कल रात को इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और एक ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये यहाँ पे हो गया है। आज की तारीख में अगर देखें तो सिर्फ़ एक जहाज़ अब जो है, एक अननोन इरानियन वेसल है, कार्गो वेसल है, जो कि 30 अप्रैल को कैप्चर की गई थी, हुँ। वो अमेरिकी फोर्सेस के पास है। उसके अलावा कोई ईरानी सीफेयर जो है या कोई माहीगीर जो है या कोई क्रू मेंबर वो अमेरिकी कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो मेरे ख़्याल से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमेरिकी साइड ये सिग्नल कर रही है कि उन्होंने किए हैं, अब ईरान को रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये पैगाम रसानी का सिलसिला जो है वो अब दोबारा देखने चलते हुए नज़र आ रहा है। जी। यानी फैज़ रहमान साहब के ज़्यादा इम्कान यही है कि अगले हफ्ते के अंदर-अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? जी, देखिए जैसे बिल्कुल अनस मलिक ने बहुत अच्छी बात की कि जो मेरा ख़्याल ये है कि डिस्पाइट ऑल दी क़यास-आराइयाँ जो हो रही हैं मीडिया में कि हमला दोबारा शुरू हो, सदर ट्रंप पूरी तरह से इस कोशिश में हैं कि ये मामला किसी तरह से डिप्लोमेसी के ज़रिए हल हो और पाकिस्तान का देखिए बार-बार दोबारा उनका ये ज़िक्र करना है कि इवन जो सीज़फायर हुआ था और जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को सस्पेंड किया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के कहने पर किया था। जी तो हाँ। पाकिस्तान जो है बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है और रहेगा। और इसमें जो मोहसिन नकवी साहब का अचानक जो दौरा है, वो यकीनन इस बात को ज़्यादा बढ़ावा देता है कि बातचीत जो है वो किसी डिप्लोमैटिक हल की तरफ बढ़ रही है, बजाए ये कि कोई एक फ़ौजी कार्रवाई दोबारा हो। लेकिन देखिए, ट्रम्प साहब और जो उनकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो लॉबीज़ हैं यहाँ पर कोई जी, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए कि अगेन नेतन्याहू साहब या वहाँ से कोई और ऐसी कोई सही। इज़राइल की तरफ से ऐसी कोई शरारत की जाए, तो फिर ये मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाए। जब तक कि देखिए इसकी असल कुंजी जो है वो इस वक़्त नेतन्याहू के पास है। ठीक। वो चाहे ट्रम्प साहब कुछ भी कर लें, अगर और नेतन्याहू ने बारहा इस बात का आदा किया है कि वो जंग को जारी रखना चाहते हैं और इसमें देखिए जो हमारे नेबरहुड में ख़ुसूसन यूएई और भारत का जो इस वक़्त ठीक। मामला चल रहा है बहुत ही लवी-डवी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक हमारे लिए भी और इस अमन के ख़त जो इस ख़ित्ते का अमन है, उसके लिए ठीक। खतरा बन सकता है और अच्छा आप ये एक डिफरेंट ठीक हो जी, गया। कहिए। अनस क्विकली ये बताइएगा कि अब इस सारे मामले में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला का ईरान में मौजूद होना, 2 दिन का उनका दौरा है, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है इन सारे मुज़ाकराती अमल के हवाले से कि कोई बड़ी पेशरफ़्त इसमें हो सकती है। ज़ाहिर है जो ईरान ने पिछला अपना जवाब दिया था अमेरिका को, वो तो अमेरिकी सदर ने मुस्तरद कर दिया था। और अब आपको लग रहा है कि ईरान जो है वो उसने जो जो तजावीज़ भेजी थी उन्हें वो मज़ीद नरमी जो है वो करके भेज सकता है, नई एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन या तजावीज़ अमेरिका को थ्रू पाकिस्तान? देखें, अमरीकी सदर ने मेरे ख़्याल से वो तजवीज़ मुस्तरद नहीं की थी, उनको नाक़ाबिल कबूल कहा था। तो जी इसका मतलब वो थोड़ी डिप्लोमैटिक लेवरेज जो है वो रहती है और उसी के तनाज़ुर में जो बैक चैनल नेगोशिएशंस हैं वो अभी भी जारी हैं। और यही वजह है कि इस्माइल बाग़ाई ने ये कहा कि वो अमरीकी रिस्पॉन्स को रिव्यू कर रहे हैं। हुँ। इसका मतलब ये कि जब जहाँ पे अमरीकी सदर ने जो पब्लिक एक पोस्चर लिया, वहाँ पर जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई पैगाम रसानी की और जी किसी हाँ। न किसी ड्राफ्ट या किसी न किसी पोज़ीशन के ऊपर चीज़ें लेके गए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक मिड वे जो है वो ज़रूर एक 1 पेजर या 2 पेजर या 3 पेजर जो भी है उसके लिए निकल आएगा
और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत का सिलसिला हज के बाद या ईद के बाद शुरू होगा, और जो कि अमरीकी साइड ये चाहेगी कि उसको 4 जुलाई से पहले कंक्लूड किया जाए, अमरीका के 250वें यौम आज़ादी से पहले। जी। सही है, बहुत शुक्रिया आनिस मलिक साहब आपका और फैज़ रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में अपडेट किया जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं मिडल ईस्ट वॉर के हवाले से, पर्टिकुलरली जो बातचीत चल रही है, जो बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा इसी सिलसिले में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम तरीन इशू के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है। पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत बुरी तरह से धचका लगा है। पर्टिकुलरली पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। पर्टिकुलरली महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, महंगा डीजल खरीदना पड़ रहा है, और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में IMF ने जो अगले माली साल के लिए शराइत पाकिस्तान को दी हैं वो बहुत ही सख्त हैं, और इन शराइत से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को अगले माली साल में महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और महंगी जो है बिजली खरीदनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में भी मजीद इजाफा हो सकता है। और इसके साथ साथ जो टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया है पाकिस्तान के लिए अगले माली साल के लिए, इस साल का हदफ भी पूरा नहीं हो सका। अगले साल जो है वो 17,000 अरब का जो है वो हदफ दे दिया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि मजीद टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लगेंगे। जो लेवी अभी एवरेज जो है 80 रुपये पेट्रोल और डीजल पे पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं, 160 का टारगेट था, वो तकरीबन 200 पे चली जाएगी, और पेट्रोल और डीजल पे एवरेज जो है पाकिस्तानी अवाम 100 रुपये लेवी अदा करेंगे। किस तरफ जाएंगे मुआशी हालात पाकिस्तानी अवाम के पर्टिकुलरली और हुकूमत के, इसी पर मजीद बात करें। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब ने। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मिडल ईस्ट वॉर खत्म होती है या नहीं? लगता है कि पाकिस्तानी अवाम की महंगाई के साथ जंग अगले साल भी जारी रहेगी, यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है उन्हें महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, महंगा डीजल उन्हें लेना पड़ेगा, चूंकि लेवी जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है अगले साल के लिए। IMF ने जो शराइत रखी है, मजीद टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम को पे करने हैं, तकरीबन 17,000 का हदफ रखा गया है, इस साल भी हदफ पूरा नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल मुनासिब कहा है। अभी पिछले 1-2 दिन में IMF की जो तीसरा रिव्यू था उसकी स्टाफ रिपोर्ट आ गई है, और उसमें कुछ हैरत अंगेज आदाद शुमार या टारगेट्स हैं। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर बुरा असर हो रहा है आपके मिडल ईस्ट की जंग का, मगर अगर आप उनके आदाद शुमार अगले साल के लिए देखें जो टारगेट्स दिए गए हैं, उससे लगता है कि IMF समझ रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल आराम से निकल आएगा, पाकिस्तान को कोई असर नहीं होगा। अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इस साल हमारा शरह नमू जो फाइनल एस्टिमेट के करीब आए हैं वो 3.7 बिल्कुल। IMF ने कहा है कि अगले साल 3.5%, यानी कि इम्पैक्ट मुश्किल से 0.2%, जबकि खतरा ये है कि फर्टिलाइजर की शदीद कमी, आपके तकरीबन फॉस्फेट्स में तो ना होने के बराबर, कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी, हमारा ज़री शोबा बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा, बिजली के निर्खें बढ़ने की वजह से हमारा सनती शोबा भी हिट होगा, पावर लोड शेडिंग हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा एस्टिमेट ये कि खींच खांच के अगर 2 से 2.5% हो जाए तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब होगा। तो एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा कोई। दूसरा वो ये कह रहे हैं, हैरत अंगेज बात, कि इस साल अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो 7.2% होने वाली है, और वो ये कह रहे हैं कि अगले साल खींच खांच के ये 8% होगी। बाबा ऑलरेडी आपके देख लिए अप्रैल के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तकरीबन 11% तक पहुंच चुका है, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 15% तक पहुंच चुका है। मेरे समझ में नहीं आता कि IMF में इतनी टेक्निकल, इतनी इनकॉम्पिटेंस क्यों आ गई है, और हमारी हुकूमत क्यों इस तरह के आदाद शुमार एक्सेप्ट कर रहा है, विच डोंट मेक सेंस फॉर मोर देन 5 मिनट्स।
और एक आखिरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट का जिक्र करूं, तिजारती खसारा। जी हाँ। अब तेल की कीमतें इंटरनेशनली 40 से 50% बढ़ चुके हैं। आपको तो पता है कि ब्रेंट क्रूड 70 से 110 तक पहुंचा है जी हाँ। तकरीबन। वो ये कह रहे हैं कि माशाल्लाह हमारा तिजारती खसारा करंट अकाउंट जो है वो इस साल -2, अगले साल -4। ये कैसे इतना कम असर पड़ेगा? जादू की छड़ी कि हमें कम कीमतों पे मिल जाएगा? तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस डॉक्यूमेंट एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेसर, लेट मी से, इज डिसअपॉइंटिंग। तो It does पाशा not साहब, reflect the reality. जो एक बड़ा इशू है जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एक तनकीद भी हो रही है, हमारी वज़ारत ख़ज़ाना पे तनकीद हो रही है कि हम बेहतर तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। जाहिर है वो अहदाफ जो कि IMF ने सेट किए थे जंग से पहले, उन्हीं अहदाफ पे IMF जो है वो स्टिक कर रहा है। वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू साइड को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने रिलीफ देना है तो आप स्पेंडिंग साइड से दें, और अगले साल के लिए, अगले माली साल के लिए अहदाफ को मजीद बढ़ा देना, बावजूद इसके कि जंग अगर खत्म भी हो जाती है तो यही कहा जा रहा है पूरी दुनिया के मुआशी एक्सपर्ट्स की जानिब से कि इसके असरात अगले कई सालों तक जो है पूरी दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है बजाय किसी रिलीफ के यहाँ पे जो है अहदाफ बढ़ा दिए गए हैं। मसला नेगोशिएशन की कैपेसिटी पे भी है सवालात, और दूसरा IMF की अपनी टेक्निकल कैपेसिटी भी जरा कमजोर लग रही है इस मर्तबा। इसलिए कि आप मुझे ये बताइए कि जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और वर्ल्ड इकॉनमी रिसेशन में जा चुकी है, और ख़तरा ये है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा कुछ और अरसा तो तेल की कीमतों में कुछ इजाफा और भी हो सकता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नामुनासिब। तो पाशा साहब, एक और जो एक बहुत बड़ा उन्होंने टैक्स हदफ रखा है उसमें यह भी है कि अगले साल में पाकिस्तानी अवाम से शायद टैक्स ऑन सर्विसेज भी जो है वो ज़्यादा लिया जाएगा। अगर बहुत कॉमन सी मिसाल दे दे पाकिस्तानी अवाम के लिए तो शायद उन्हें महंगा इंटरनेट जो है वो ख़रीदना पड़ेगा, इंटरनेट के जो है वो चार्जेस बढ़ जाएंगे, बाकी जो सर्विसेज के चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे। तो बोझ पाकिस्तानी अवाम पे ही आना है हर सूरत में, घूम फिर के हर तरफ से। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, बात यह है कि खर्चों में कमी लाना बहुत ज़रूरी था, और इसकी वजह से आप ये देखिए कि हमारा जो कर्ज़ों के जो सूद का पेमेंट सालाना है वो 8,000 अरब से बढ़ चुका है। और अब आप ये देखिए कि हमारे जो गवर्नमेंट का अपना खर्चा जो है, पेंशन वगैरह मिल मिला के 1200 से 1500 अरब फेडरल गवर्नमेंट का, अगर आप चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिला लें तो 3,000 अरब से ज्यादा। तो खर्चे तो बेतहाशा हो रहे हैं। ऐसा ही है। वक्त आ गया है कि खुदा के लिए फेडरल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद इससे कम से कम इसको आधा करना है। फेडरल गवर्नमेंट शुड बी कट डाउन टू हाफ द साइज। और दूसरा ये है कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जिस हद तक हो सके हम जो गरीब अवाम हैं, अब एक अच्छी बात IMF ने की है और वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके बढ़ा दे। ये बहुत मुनासिब स्टेप होगा। अच्छा, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि अगले साल की जो है वो दूसरी छमाही में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी क्या जो है इस पे प्रोजेक्शन है कि महंगाई कितनी बढ़ेगी और कहाँ तक ये जा सकती है? देखिए, ऑलरेडी अफरात-ज़र की रफ्तार अप्रैल के महीने में सालाना बेसिस पर 11% तक तकरीबन पहुंच गई। जी हाँ। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 15 के करीब है। जी हाँ। मेरा अपना अंदाजा यह है कि अगले साल डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहेगा, खुदा न खास्ता, और उसकी वजह से अफरात-ज़र एवरेज जो होगा साल भर का वो 11, 12, 13% तक पहुंच सकता है। तो आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है वो बहुत ही कॉशियस एस्टिमेट है उनका। सही है। और पाशा साहब, इसके अलावा ये बताएगा कि बिजली के नरखों का आपने इशारा किया कि वो भी बढ़ेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए, यानी कि हर तरफ से मुश्किलात जो है, जो नज़ला है वो सारा पाकिस्तानी अवाम ने ही बर्दाश्त करना है, हुकूमती साइड पे किसी के ऊपर कोई नहीं आना। जो आपने खुद भी इशारा किया कि
अपने अखराजात कम नहीं करने, जो भी बोझ है वो पाकिस्तानी अवाम पे ही जो है वो मुंतकिल होना है, पाकिस्तानी अवाम नहीं बर्दाश्त करना सारा कुछ। देखिए, इस बात में सबसे परेशानी की बात यह है कि IMF ने कहा है कि जो निर्ख हम छोटे बिजली के जो इस्तेमाल करने वाले घराने हैं, उनको अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने बहुत अरसे से एक मुनासिब सब्सिडी दिया है, जी हाँ, उसको वापस ले लें। वो IMF BISP से कह वो रहा लिंक करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादती होगी। खुदा के लिए, आप इस वक्त जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जिनको हमने कहा है कि वो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं और छोटे 200 किलोवाट ज़्यादा से ज़्यादा किलोवाट आवर का इस्तेमाल करते हैं, उन पर आप रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? ये तो सरासर ज्यादती होगी। एक तरफ बिजली की कीमतें ज़्यादा, तेल की कीमतें ज़्यादा, बिजली की कीमतें ज़्यादा, ये तो इंतहा हो जाएगा। और उसके ऊपर IMF कह रहा है हर चीज के बावजूद के अफरात ज़र में कोई खास इजाफा ही नहीं होगा अगले साल। भाई खुदा के लिए, खतरा ये है कि डबल डिजिट और बढ़ता जाएगा। खुदा न खास्ता अगले साल हालात खराब फिर से होना शुरू हो सकते हैं। और क्विकली पाशा साहब, आपकी क्या प्रोजेक्शन है कि मजीद कितने लोग जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे जा सकते हैं? देखिए, बेरोजगारी में मेरा अपना अंदाजा ये है कि जो अब पिछले साल 24-25 में 7% के लगभग था, जो लेबर फोर्स सर्वे के नतीजे में आया था एस्टिमेट। मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगले साल जिन हालात से हमें गुजरना पड़ेगा, खुदा न खास्ता ये 9 से 10% तक जा सकता है। दूसरी तरफ गुर्बत का पैमाना जो है वो तकरीबन 40 से 42%, 42% तक है इस वक्त ऑलरेडी एस्टिमेट्स। ये खुदा न खास्ता अगले साल 50% से भी ऊपर चले जाएगा। ये बहुत परेशान कुन सी बातें हैं। और IMF ने तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट की जंग को इग्नोर करके ऐसे एम्बिशियस टारगेट्स दे दिए हैं which not even worth the paper they're written on, with all due respect. बहुत शुक्रिया हफीज पाशा साहब। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी के बारे से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुबैना मनशियात क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जहां कानूनी घेरा तंग हो रहा है, वहां इस हवाले से संगीन इंकशाफात भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद आज एक बार फिर मुबैना कोकेन क्वीन पिंकी को 2 मुकदमात में कराची की मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, जहां एक अदालत ने पिंकी का 22 मई तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया तो दूसरी अदालत ने इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की अपील पर फैसला सुना दिया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कत्ल केस में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी कर दी। अदालत ने जनूबी जिला के दीगर 13 मुकदमात में मुलजिमा का अदालती रिमांड दे दिया। मंशियात केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में समाअत के दौरान मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट लाया गया। अदालत में पेशी के दौरान मुलजिमा ने शोर मचाया और मौके पर इख्तियार किया कि उसे 22 दिन पहले लाहौर से उठाया गया, उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए और उस पर तशद्दुद भी किया गया। अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी कराई कि उसे मुकम्मल मौका दिया जाएगा और उसका मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुलजिमा ने मजीद कहा कि उस पर 20 से 25 मुकदमात डालने की बात की जा रही है और उसे धमकियां दी जा रही हैं कि अगर एतराफ़ ना किया तो उसके अहल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने ये भी दावा किया कि उसके घर से मनशियात बरामदगी दिखाई गई, हालांकि वो घर 25 साल से बंद था और उसे खौफजदा किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त के बारे में सवाल किया, जिस पर बताया गया कि 7 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुलजिमा की निशानदेही पर मजीद रिकवरी की जा रही है, ताहम मुलजिमा ताउन नहीं कर रही। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार भी किया, खासतौर पर जब वो रिकॉर्ड फौरी पेश न कर सका। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक केसेस की तादाद 3 है। मुलजिमा एक अरसे से सरगर्म थी और उसके नेटवर्क ने तालीमी इदारों तक मनशियात फैलाई। उन्होंने बताया कि 800 से ज्यादा अफराद का डाटा मिला है जिन्हें मनशियात फराहम की जाती थी, जबकि गैंग में गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। मजीद बताया गया कि मुलजिमा की माली ट्रांजैक्शन तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक पहुंचती हैं और उसका भाई भी उस कारोबार में मुलविस है। मुलजिमा ने मीडिया से बात करने की इजाजत मांगी, ताहम अदालत ने इनकार कर दिया, लेकिन अदालत के बाहर उसने शोर शराबा जारी रखा। इस सूरत हाल में असल सवाल यह है कि क्या तफ्तीश वाकई इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगी या ये मामला भी सिर्फ चंद गिरफ्तारियों तक महदूद रह जाएगा।
इसी पर आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।